हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से ऋण पत्रों का निर्गमन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। जो स्टूडेंट 12th क्लास में बोर्ड परीक्षा देंगे सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं NCERT की बुक है आपके सामने, पूरा PDF ओपन है, ध्यान दीजिएगा पूरा PDF। और एक एक चीज़ आप पहले पूरी समझिए, हलबुलाइए नहीं, और गारंटी दे रहा हूं कि आपके पेपर में इस वीडियो से संबंधित कम से कम 15-20 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही, गारंटी मैं दे रहा हूं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इसमें दिया है ऋण पत्रों का निर्गमन। निर्गम बोला है इसको, निर्गम का मतलब ऋण पत्रों का निर्गमन। मोचन का मतलब होता है शोधन, शोधन का मतलब होता है पैसा वापस करना। आपने अगर अभी तक पढ़ा हो इसके पहले आपने पढ़ा होगा अंशों का निर्गमन। ध्यान दीजिएगा, अंशों का निर्गमन, इशू ऑफ शेयर। ध्यान दीजिएगा, अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन में यह व्यवस्था होती है कि कंपनी जितने का रजिस्ट्रेशन कराई हो, जितनी कंपनी की अधिकृत पूंजी हो, क्या हो, अधिकृत पूंजी, जितनी कंपनी की क्या हो, अधिकृत पूंजी हो, कंपनी उतना ही अंश निर्गमित कर सकती है। मान लीजिए आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ है 10 लाख की अधिकृत पूंजी से, 10 रुपये का एक शेयर, तो अंशों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 लाख। 1 लाख अंशों को निर्गमन करके आप कितना पैसा प्राप्त कर सकते हैं, 10 लाख। अगर 2 लाख की ज़रूरत और पड़ी तो कहाँ से पैसा आएगा। इसके लिए कंपनी ऋण पत्र की व्यवस्था करती है, ऋण पत्रों को निर्गमित करती है। तो ध्यान दीजिएगा, जो अंश के माध्यम से पूंजी प्राप्त की जाती है उसको बोला जाता है अंश पूंजी। जो ऋण पत्रों के माध्यम से व्यवस्था की जाएगी उसको बोला जाएगा ऋणगत पूंजी। याद रखना हमारी बात। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जो जो चीज़ मैं कहूँगा वही आपको समझना है, लिखना है। और आपको पता होना चाहिए ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाएगा और अंशों पर लाभांश दिया जाता है। आपके सामने है, कहता है एक कंपनी अपनी पूंजी अंशों के निर्गमन द्वारा निर्मित करती है। मैंने पहले बता दिया, कोई भी कंपनी हो अंशों का निर्गमन करके शेयर को बेच करके अपना पूंजी वो बनाती है। लेकिन अंश निर्गम द्वारा उगाए गए फंड कभी कभी कंपनी की दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं रहते हैं। यानी कि अंशों को बेच करके जो कंपनी पूंजी की व्यवस्था करती है, तो कभी कभी होता है कंपनी की ज़रूरत उसमें नहीं पूरी हो पाती। समझ रहे हैं, जब अपना जैसे अपनी कमाई, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप पैसा कमा रहे हैं, आपके घर वाले पैसा कमा रहे हैं, तो कभी कभी अपनी कमाई नहीं पूरा पर हो पाता, तो लोग क्या करते हैं, लोग ऋण लेते हैं, लोन लेते हैं ना हम लोग। तो उसी प्रकार कंपनी भी है, जब कंपनी दीर्घकालीन फंड, लंबे समय के लिए फंड अंशों के निर्गमन द्वारा नहीं पूरा हो पाता, तो इसलिए अधिकतर कंपनियां ऋण पत्रों के माध्यम से दीर्घकालीन फंड का निर्माण करती हैं, जो कि निजी व्यवस्था का रास्ता अपनाती हैं या फिर उसे सार्वजनिक रूप से जनता। 2 चीज़ें होती हैं, एक होती हैं कि आप किसी बैंक से लोन ले लेंगे या किसी एक व्यक्ति से लोन लेंगे। एक व्यवस्था यह होती है कि अंशों की तरह ऋण पत्रों को भी अंश आवेदन आवंटन लेकर के निर्गमित किया जा सकता है जनता के माध्यम से। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण होता है, जो ऋण पत्र से पैसा प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन ऋण होता है। तो आपको मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, केवल भी समझा रहा हूँ। सबसे पहले आपके पेपर में जो पूछेगा, समझिएगा, सब कुछ लिखा गया है, केवल हमें समझाना है और हमको याद भी है। मैं प्रूफ भी कर देता हूँ, इसके पहले बहुत सारी वीडियो बन चुकी हैं। ये डिजिटल बोर्ड पर बना रहे हैं क्योंकि भाई तब डिजिटल बोर्ड नहीं था, जब है तो इसका यूज हम करेंगे क्योंकि हमको कम मेहनत करनी पड़े ना। तो आपको पता होना चाहिए ऋण पत्र क्या है। एक शब्द में समझिए, कंपनी द्वारा जब ऋण पत्र क्या है, ऋण पत्र एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे लोन लेंगे, तो एक पेपर ऐसा होगा जिसमें लोन से संबंधित, ऋण से संबंधित लेने वाले का नाम, देने वाले का नाम, कितना पैसा दे रहे हो, कितना ब्याज दोगे, कितने दिन बाद वापस करोगे ना।
ऋणपत्र एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं, जैसे ऋण लेने वाले का नाम, देने वाले का नाम, ऋण की राशि, ब्याज की दर, भुगतान का समय। तो इसमें आपको भाई किताबी भाषा अलग है, किताबी भाषा से बस मैं समझा देता हूँ। कहा गया है ऋणपत्र, ऋणपत्र को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिवेंचर। शब्द लैटिन भाषा के डिवेयर शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है कर्ज लेना। ऋणपत्र भाषा का जन्म कहाँ से हुआ? ऋणपत्र शब्द का जन्म कहाँ से हुआ? लैटिन भाषा के डिवेयर से डिवेंचर बना। डिवेंचर को हिंदी में ऋणपत्र कहते हैं ना, जिसका तात्पर्य क्या होता है? कर्ज लेना यानी ऋण लेना। ऋणपत्र एक लिखित प्रपत्र है, विपत्र है, जो कंपनी की सामान्य मोहर के अंतर्गत एक ऋण का अभिज्ञान कराता है। इसमें एक विशिष्टीकृत अवधि के बाद एक या मध्यावधि पर कंपनी एक विकल्प परिशोधन स्थिर पर ब्याज चुकौती के लिए, जो कि सामान्यतः अर्धवार्षिक तिथि पर देय होता है, अर्धवार्षिक या वार्षिक अनुबंध समाहित है। हमारी भाषाओं में समझिए, यही जो मैंने बोला वही है। ऋण पत्र एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं। ऋण लेने वाले का नाम, ऋण देने वाले का नाम, कितना पैसा ले रहे हो, कितना ब्याज की दर होगी, कितने समय के बाद पैसा वापस किया जाएगा, इतना लिख लोगे, समझ लोगे इतना ना। अब आपको पता होना चाहिए ऋण पत्र पर क्या दिया जाता है, कंपनी क्या देती है? ब्याज देती है। सामान्यतः याद रखना, ऋण पत्र पर, जिसे आपके यहाँ वैकल्पिक क्वेश्चन पूछ लेगा, ऋण पत्रों पर क्या दिया जाता है, तो आपको उत्तर लिखना है ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है। अंशों पर क्या दिया जाता है? लाभांश दिया जाता है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को आप लोग पूरा फोकस करके आराम से पढ़िए। तो देखो, इसको भी आप लिख सकते हो, जो मैंने बोला उसको भी लिख सकते हो। बहुत सारी वीडियो हमारी यूट्यूब पर पहले से अपलोडेड है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार क्या कहता है? ऋण पत्र डिवेंचर के अंतर्गत ऋण पत्र, स्टॉक, बॉन्ड पत्र तथा एक कंपनी की अन्य प्रतिभूतियों को शामिल करते हैं। मतलब कि ऋण पत्र के अंतर्गत ऐसी चीज़ों को शामिल करते हैं जिससे लोन लिया गया है। कहा गया जो कि कंपनी की परिसंपत्तियों के एक प्रभार संगठित कर सकती है। मतलब कभी अथवा नहीं, कभी कभी ऐसा होता है जैसे हम आपसे लोन लें तो आप कहेंगे सर अपना डिजिटल बोर्ड गिरवी रख दीजिए, आप अपना मोबाइल गिरवी रख दीजिए, उसको बोलते हैं प्रभार में। प्रभार में भी वैसे भी आप हमको पैसा दे सकते हो। तो मैंने कुल मिला करके इसको समझाया है, इसको लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन मैंने क्या बताया? ऋण पत्र ऋण लेने व ऋण देने का प्रमाण पत्र होता है ना, जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं। आपके पास किताब होगी। ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है छमाही, याद रखना, साल भर में 2 बार ब्याज दिया जाता है। ऋण पत्र जो होते हैं उसमें लेने वाले का नाम, देने वाले का नाम, ब्याज की दर ना, कितना समय बाद पैसा वापस करोगे, ये सारी चीज़ों का ब्यौरा होता है। यही है ऋण पत्र। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, ठीक है नहीं? बॉन्ड क्या होता है? कहता है बॉन्ड भी एक प्रपत्र है जो ऋण का अभिज्ञान कराता है। परंपरागत रूप से बॉन्ड केवल सरकार द्वारा निर्गमित किए जाते हैं, अर्ध सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भी निर्गमित किए जाते हैं। सरकार जब लोन लेनी होती है, सरकार बैंक SBI RBI जब लोन लेती है तो कहते हैं बॉन्ड खरीद लो। बॉन्ड के माध्यम से सरकार भी लोन लेती है। बॉन्ड शब्द का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ पर सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है, ठीक है। और अंश और ऋण पत्र के बीच में अंतर आपको याद होना चाहिए। अंश व ऋण पत्र के बीच में अंतर होता है ना। अंतर अगर ना याद हो तो आप याद कर लेना। क्षमता अंश, पूर्वाधिकार अंश के बीच में अंतर। तो आपको मैं मुंहजबानी भी सुना सकता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जब कंपनी अंश निर्गमित करती है, अंशधारी कंपनी के क्या होते हैं? स्वामी होते हैं। अगर आप हमारे साथ, आप हमारी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो आप कंपनी के एक तरह के एक भाग के मालिक माने जाएंगे। अगर आप हमें लोन देंगे तो आप मालिक नहीं माने जाएंगे, आप लेनदार माने जाएंगे कि या आपने किसी से लोन लिया है, हमने किसी से लोन लिया है। समझिएगा, बहुत सारे ऋण पत्रों पर ब्याज दिया जाता है, अंशों पर लाभांश दिया जाता है। याद रखना, ऋण पत्रधारियों को कंपनी में मत देने का अधिकार होता है ना, सॉरी, अंशधारियों को कंपनी में मत देने का अधिकार होता है, ऋण पत्रधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। ब्याज की दर निश्चित होती है, लेकिन लाभांश की उनके अंशधारियों को जरूरी नहीं है कि फ़ायदा हो। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं जिस स्थान पे, चाहे फ़ायदा हो चाहे ना हो, जो हमारे एक्चुअल खर्च हैं वो तो होंगे ही।
तो आप लोग चाहे हमको फ़ायदा हो चाहे घाटा हो, कुल मिला के पूरा बढ़िया से दिया गया है, एकदम बढ़िया समझो। तो आप समझिए, कहता है स्वामित्व, अंशधारक कंपनी के स्वामी होते हैं। बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछता है, कंपनी के स्वामी होते हैं अंशधारी, ऋणपत्रधारी। कंपनी के स्वामी होते हैं अंशधारी, ऋणपत्रधारी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आप समझिएगा, अंशधारी कंपनी के कौन होते हैं? कंपनी का स्वामी कौन होता है? अंशधारी। याद रखना, पेपर में चाहिए भाई। अगर आप 12th का पेपर देंगे तो वहाँ पूछा जा सकता है, भविष्य में कहीं और देंगे तो वहाँ पूछा जा सकता है। जबकि ऋणपत्र धारक केवल ऋणदाता, ऋणदाता का मतलब होता है लेनदार होते हैं। कंपनी के अंशधारी स्वामी और कंपनी के ऋणदाता, सॉरी ऋणपत्रधारी कौन होंगे? लेनदार। अंश स्वामित्व का एक अंग होता है, जबकि एक कर्ज की भांति होता है। अगर आप कहीं पर अंश, कहीं पर शेयर खरीदते हैं तो आपका एक छोटा सा भाग आप उसके मालिक होंगे ना। अगर आप कहीं लोन लेते हैं, लोन देते हैं आप कहीं पर, तो आपको सिर्फ ब्याज से मतलब है, बस। अगला प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब होता है भाई जो व्यक्ति अंश खरीदते हैं उनको क्या मिलता है, जो व्यक्ति ऋणपत्र खरीदते हैं उनको क्या मिलता है। तो मैंने कई बार अभी इसी में बोला, अंश पर प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब होता है रिटर्न, प्रतिफल। पैसा लगाए हो 100, 200, 400, 1000, 2000, क्या मिलेगा? लाभांश आपको मिलेगा। ऋणपत्र पर आपको क्या मिलता है? ब्याज आपको मिलता है। सही है कि नहीं? कहा गया है अंश पर प्राप्त होने वाले प्रतिफल की दर विभिन्न वर्षों में विभिन्नता पूर्ण हो सकती है। जैसे कभी कभी आपको लाभांश कम भी मिलेगा, कभी कभी आपको ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन जो कंपनी के लाभ पर निर्भर होता है। ठीक है, ऋणपत्रों पर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। लाभांश का भुगतान लाभ का एक विनियोजन है, जबकि ब्याज का भुगतान एक प्रभार है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी को जरूरी होता है ऋणपत्र का ब्याज जो होता है देना जरूरी होता है, बल्कि लाभांश देना जरूरी नहीं है। कंपनी को जब सही फायदा होगा तभी कंपनी देगी। अगला परिशोधन। परिशोधन का मतलब होता है चुकौती। चुकौती का मतलब होता है पैसा वापस करना। पैसा वापस करना परिशोधन कहलाता है, शोधन कहलाता है। कहता है सामान्यतः अंश की राशि कंपनी जीवन भर कभी नहीं वापस करती। जैसे बहुत सारे लोगों को हम बेच देंगे, कोई दूसरा व्यक्ति ले लेता है, कंपनी के पास पैसा पहुंच जाता है। हमने किसी बैंक में, सॉरी किसी में शेयर लिया, तो मान लीजिए हमने बेच दिया ना, तो कंपनी के पास थोड़ी जाएगा, वो दूसरा कोई व्यक्ति लेगा। याद रखना हमारी बात को। जबकि ऋणपत्र का निर्गमन एक विशिष्ट अवधि के लिए होता है, उस अवधि के बाद शोध्य होते हैं। ऋणपत्र समझिएगा, अंशों का पैसा कंपनी को नहीं वापस करना पड़ता, लेकिन कर्ज लिए हो तो वापस कर दो, जल्दी जल्दी काहे ब्याज दें। सही है कि नहीं? आगे देखिए, मतदान का अधिकार। अंशधारकों को मतदान का अधिकार होता है, जबकि ऋणपत्र धारकों को अधिकार नहीं होता है। ऋणपत्र अंशधारी आपके घर के सदस्य होते हैं एक तरह से, ऋणपत्रधारी पड़ोसी लोग होते हैं। कंपनी में कोई भी निर्णय लिया जाएगा ऋणपत्रधारी से नहीं लिया जाएगा, क्योंकि उसका ब्याज फिक्स है, वो बाहरी व्यक्ति है। और अंशधारी मतदान दे सकते हैं, ऋणपत्रधारी मतदान नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा। अंश किसी भी प्रकार से सुरक्षित नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी डूब जाए तो घाटा लग जाता है। देखो बहुत सारे लोग अंश खरीदते हैं। ऋणपत्र प्रायः सुरक्षित होता है और कंपनी की परिसंपत्तियों के ऊपर स्थिर एवं चल प्रभार वहन करता है। मान लीजिए कंपनी के में कोई ऋणपत्र लिया है, पैसा दिया है, लोन ना, तो कंपनी की संपत्तियों से संबंधित होता है। तो कंपनी अगर खुद नहीं दे पाएगी तो बाद में संपत्ति बेच कर देगी। अंश में ऐसा नहीं होता। मालिक आप अपनी दुकान के मालिक हैं तो घाटा हो जाएगा अगर हमको। ठीक है। परिवर्तनीयता। परिवर्तनीयता का मतलब अंश का ऋणपत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, अंश जो होता है उसको ऋणपत्र में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन ऋणपत्र को अंश में परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। जिनको परिवर्तन किया जा सकता है उन्हें परिवर्तनीय ऋणपत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब एक और वीडियो बना रहे हैं, 14 मिनट का वीडियो हो चुका है, ऋणपत्र के प्रकार।
हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको बताएंगे ऋण पत्रों के प्रकार। जो स्टूडेंट बीकॉम में कॉरपोरेट अकाउंट का पेपर देंगे, जो स्टूडेंट अकाउंटिंग 12th का पेपर देंगे, गारंटी दे रहा हूँ इस वीडियो से आपके पेपर में आएगा, फुल गारंटी है। और आपको मैं बता दूँ ऋण पत्रों का जो प्रकार है, ऋण पत्रों के निर्गमन एवं शोधन संबंधी चैप्टर से है। तो आपको पहले एक बार याद दिला दूं, ऋण पत्र होता क्या है। ऋण पत्र का मतलब होता है, ये ऋण पत्र एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं। समझिएगा, ऋण पत्र एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें ऋण से संबंधित सभी शर्तें लिखी होती हैं। ऋण लेने वाले का नाम, यानी कि कंपनी ऋण लेगी, ब्याज की दर पता लिखा होता है, मूल राशि जितना ऋण लिया जा रहा है, देने वाले का नाम भी लिखा जाता है, कंपनी की बाकायदा मुहर लगाई रहती है, ब्याज की दर, कितना पैसा लिया जा रहा है, कब पैसा वापस किया जाएगा, वापस करने की शर्तें होंगी, इकट्ठा पैसा वापस करोगे कि किस्तों में वापस करोगे ना, ये सब ब्यौरा लिखा होता है। इसका वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। तो ऋण पत्र में पहला है, देखो, सुरक्षा की दृष्टि से, सुरक्षा की दृष्टि से कहा गया है रक्षित ऋण पत्र। रक्षित को आप सुरक्षित नाम से संबोधित कर सकते हैं। कौन सा ऋण पत्र? सुरक्षित, सिक्योर्ड। ऐसा ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभारित होता है। जैसे हम लोन ले रहे हैं, सोनी हमको 10,000 रुपया लोन दे दीजिए। ना गुरुजी, लोन नहीं देंगे, अपन लैपटॉप रख दीजिए और लोन ले जाइए 10,000। तो इसको क्या बोला जाएगा? इनकी दृष्टि से सुरक्षित ऋण पत्र, कंपनी की दृष्टि से सुरक्षित ऋण पत्र। हमारा लैपटॉप कोई 10,000 रुपया हमको दे और हमारा लैपटॉप रख ले, परिसंपत्तियों पर प्रभारित हो, तो उसको क्या बोलेंगे बच्चा? सुरक्षित ऋण पत्र। मैंने समझाया आपको ना, देखो क्या लिखा है। रक्षित ऋण पत्र का आशय उन ऋण पत्रों से है जहां भुगतान की अदायगी ना कर पाने की स्थिति के उद्देश्य से कंपनी की परिसंपत्तियों पर प्रभार स्थापित किया जाता है। क्या स्थापित किया जाता है? प्रभार। प्रभार का मतलब होता है आसानी से लोन मिलेगा आपको, लेकिन आपको संपत्ति, जैसे गांव में देखते होंगे, शहरों में देखते होंगे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग लोन देते हैं, सोना ले लेते हैं ना, बहुत सारे लोग लोन देते हैं। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं पढ़ने, कहते हैं गुरुजी तुम ले लो, लेकिन हम कहते हैं तुम अपना लोन अपने पास रखो, ठीक है, क्योंकि हमको ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों के सहयोग से। अगला आप समझिएगा, नहीं, पैसे की ज़रूरत तो सबको लगती है, लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा हम उछलते नहीं हैं। प्रभार स्थिर हो सकता है, चल भी हो सकता है। स्थिर का मतलब होता है फिक्स संपत्ति, चल का मतलब चालू संपत्ति, दोनों प्रभार पे हो सकती है। डिजिटल बोर्ड हमारा रख सकते हैं अपने पास लोन देने के लिए। लोन देने के लिए कुछ हमारी, जैसे दुकान वाले होते हैं, उनका माल कौन होता है? चल होता है ना, रहतिया, उस पर हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको मेन आप समझ लीजिएगा, ठीक है, और ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। इसको क्या बोलते हैं? सुरक्षित ऋण पत्र कहते हैं। अगला है आरक्षित ऋण पत्र। समझिएगा, इसको असुरक्षित ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? असुरक्षित ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसको नग्न ऋण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा ऋण पत्र, समझिए बेटा, ऐसा ऋण पत्र जो कंपनी की संपत्तियों पर एक विशिष्ट प्रभार नहीं होता है। हालांकि इन ऋण पत्रों पर स्वतः ही चल प्रभार स्थापित किया जा सकता है। सामान्यतः ऐसे प्रकार के ऋण पत्र जारी नहीं किए जाते हैं। ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप लोग से हमने लोन मांगा, भैया हमको लोन दे दो, लेकिन हम अपना लैपटॉप नहीं देंगे। कहोगे ना, है गुरुजी नहीं मिलेगा आपको लोन, कहोगे नहीं मिलेगा ना, नहीं, देने वाले दे भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन
नियम के आधार पे ए वर्तमान में क्या हुआ था है, जारी नहीं किया जाता। इसको नग्न कहते हैं। कोई आपसे लोन मांगे और आप दे दो उठा करके, आप कोई सिक्योरिटी ना रखो ना, आप कोई सिक्योरिटी ना रखो, इसको क्या बोलते हैं, नग्न ऋण पत्र बोला जाता है, आरक्षित ऋण पत्र बोला जाता है। अगला होता है अवधि की दृष्टि से। अवधि का मतलब मोचनीय, मोचनीय का को आप शोधनीय भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, शोधनीय बोल सकते हैं। अंग्रेजी में रिडीमेबल बोला जाता है। वे ऋण पत्र होते हैं जो एक निश्चित अवधि के बाद जिनका पैसा वापस करना होता है। जैसे आपने 10 साल के लिए लोन लिया, 10 साल मोचनीय ऋण पत्र वापस किया जाएगा। विशिष्ट अवधि की समाप्ति पर एक मुश्त राशि के रूप में कंपनी जीवन के दौरान किस्तों में, चाहे एक मुश्त दे दो चाहे किस्तों में दे दो, ऋण पत्रों को सम मूल्य पर या अधि राशि पर मोचित किया जाता है। सम मूल्य का मतलब 100 रुपये का अंश है। आपने 100 रुपये में 100 रुपया लिया था, आपने 100 रुपया उसको वापस कर दिया। आप सोचेंगे फ़ायदा क्या हो रहा है, ब्याज नहीं ले रहे थे साल भर में 2 बार ना। इसको बोल सम मूल्य पर भी वापस कर सकते हैं, सम मूल्य का 120, और प्रीमियम पर भी आप इसको वापस कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा ना। अविमोचनशील, ऐसे ऋण पत्र को अस्थायी ऋण के नाम से जाना जाता है ना। एक कंपनी के समाप्ति के समय, कंपनी की समाप्ति के समय या एक लंबी अवधि के दौरान के बाद इसका पैसा वापस किया जाता है। कौन सा, अमोचनीय। अमोचनीय को अशोधनीय बोलते हैं ना। समझ में आया। मोचनी में क्या होगा, एक निश्चित अवधि के बाद आपको पैसा वापस कर देना है, ठीक है कि नहीं। इसमें क्या होता है, इसमें लंबा समय लिया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान देना है आगे। एक को समझ में आया, याद रख लेना एडविक, नहीं पेपर में पछताओगे। परिवर्तन मतलब होता है, मैंने पहले भी बताया, ऋण पत्रों का अंश में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे ऋण पत्र जिनका परिवर्तन अंश में किया जा सकता है उनको हम क्या बोलते हैं, परिवर्तनीय ऋण पत्र। मानेंगे। कंपनी के विकल्प परिवर्तित होता है, कंपनी के पास अगर विकल्प है तो उसे। अपरिवर्तनीय का मतलब ऐसे ऋण पत्र जिनका कंपनी द्वारा अंशों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको अपरिवर्तनीय कहते हैं। कूपन दर वाला समझ लीजिए। कूपन दर का मतलब होता है कूपन दर के आधार पे, विशिष्ट कूपन दर, ये विशिष्ट ब्याज दर पर जारी किए जाते हैं, जिसे कूपन दर कहा जाता है। ये विशिष्ट दरें स्थिर हो सकती हैं। कहने का मतलब जैसे ऋण पत्र जिन पर पहले से पूरा का पूरा परसेंटेज निश्चित हो, 9% ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा, 11%, 12%, 15% ना पहले से, उसको क्या बोलेंगे, शून्य कूपन दर। ये ब्याज की कोई विशिष्ट दर नहीं फिक्स रहती, इसमें नहीं वहन करते। निवेशकों की क्षतिपूर्ति करने पर ऋण पत्र बट्टे के साथ जारी किए जाते हैं, ठीक है। कूपन दर में 2 हैं, एक में फिक्स रहेगा पहले से, दूसरे में फिक्स नहीं रहेगा। अगला है पंजीकृत ऋण पत्र। पंजीकृत ऋण पत्र वे ऋण पत्र होते हैं, वे ऋण पत्र होते हैं जिन्हें कंपनी द्वारा रखे गए एक रजिस्टर में नाम, पता, ऋण पत्र धारक, विशिष्टताओं सभी विवरणों को प्रविष्ट किया जाता है। पंजीकरण का मतलब होता है, समझिए, जैसे हमारे यहाँ रेहान आए हैं पढ़ने, इनको हम पंजीकृत ऋण पत्र निर्गमित करें ना। इनका नाम लिख लेंगे अपने डायरी में, रेहान। कौन मोहल्ला है, कौन मोहल्ला है, बलीपुर मोहल्ला है, प्रतापगढ़ जिला, सुल्तानपुर, अमेठी, जो भी लिख दो ना। इनका नाम अगर हमारे रजिस्टर में लिख लिया गया तो रेहान का नाम लिख लिया गया, रेहान आएंगे तब इनको क्या दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। ये आएंगे तब पैसा वापस किया जाएगा। अपने अब्बू को भेज देंगे तब वापस जाओ, अपने घर वालों को भेज देंगे तो क्या कह देंगे हम, ऐसा है जाओ, नहीं भेजो ना, वो नहीं रेहाने को मिलेगा। समझिएगा, इसमें बाकायदे नाम, पता, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं। अगला होता है वाहक। वाहक का मतलब होता है जो डिलीवरी या सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरित किए जा सकते हैं। मतलब एक बेचो नहीं सकते हो आप, याद रखिएगा एक तरह से। अब वाहक का मतलब आप किसी और को भेज देंगे, अपने अब्बू को भेज देंगे, अपने भाई को भेज देंगे, तो उनको हम कोई रिकॉर्ड कंपनी नहीं रखती। ऋण पत्रों पर ब्याज का भुगतान उस व्यक्ति को किया जा सकता है जिसके पास ये वाला ब्याज रहेगा, ये वाला ऋण रहेगा, ठीक है।
इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है आपके सामने, देखो। सुरक्षा, सुरक्षित अथवा बंधक ऋण पत्र, असुरक्षित अथवा साधारण ऋण पत्र, मोचनशील, अमोचनशील, परिवर्तनीय ना अपरिवर्तनीय, शून्य कूपन दर, विशिष्ट दर, पंजीकृत वाहक। इसको इस तरह भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा टॉपिक समझ में आ रहा होगा।